हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त 20 क्वेश्चन का एक पीडीएफ लेके आया हूं, जो कि आपको साइंस के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं और आपको ये एग्ज़ाम में देखने को भी मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा होगा, वो होगा उल्टा, परंतु हमें कैसा होगा, वो सीधा दिखाई देता है। रेटिना पर उल्टा बनेगा पर हमें दिखाई कैसा देता है, वो सीधा दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जूल के उसमें उत्पादन के नियम का सूत्र। तो जो जूल के उसमें उत्पादन का जो सूत्र होगा वो होगा हमारे पास ए, यानी कि H बराबर I² RT अपॉन 4.2, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किसकी दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होती है। तो सबसे ज्यादा दृष्टि क्षेत्र कौन रखता है, समतल दर्पण नहीं रखता, अवतल भी नहीं रखता, और कौन सा रखेगा हमारा, उत्तल दर्पण। यानी कि इसमें हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, उत्तल दर्पण। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए दोस्तों, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है हमारा। तो कहाँ पर बनेगा, इसका जो ऑप्शन है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रेटिना के पीछे बनता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध का मात्रक। दोस्तों ये सभी को पता है, जो ओम का नियम होता है वही प्रतिरोध का मात्रक भी होता है, यानी कि जिसका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड से किसी प्रेक्षण बिंदु तक की दूरी के क्या होता है दोस्तों, वो हो जाएगा डी, यानी कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है, चलिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इसमें जो तीन के तीन ऑप्शन है ए बी सी, ये तीनों के तीनों ही सही है, यानी कि दूरदर्शी में भी कर सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी में भी कर सकते हैं, और मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष में भी इसको दूर करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, और 8 में क्या कहा गया है दोस्तों, गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों जो गुण होते हैं वो 3 श्रेणियों में बटे हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 9 वाला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है। तो एसिटिक अम्ल में आप सभी को पता है कि COOH जो है इसका क्रियात्मक समूह हो जाता है। 10वें क्वेश्चन की बात करेंगे, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में निम्न में से किसका वियोजित रूप है। तो दोस्तों बताइए, इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फेरस सल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती। तो दोस्तों जर्मन सिल्वर में ही सिल्वर नहीं होता, यानी कि एजी इसमें नहीं होगा, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन हो बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही, यानी कि NaHCO3, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 वाला क्वेश्चन है हमारा, आयरन का निम्न में से कौन सा ऑक्साइड आयरन का जल वाष्प से देर तक क्रिया, यानी कि देर तक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। यानी कि देर तक अभिक्रिया अगर करेंगे तो उसमें परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Fe3O4, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। इसमें कहा गया है, मेड्यूला
ओब्लोगेंटा का कार्य है? तो दोस्तों जो इसका कार्य है वो है अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और 15 वाला जो क्वेश्चन है वो है कवक में प्राय अलिंगी जनन पाया जाता है। तो कौन से कवक में पाया जाता है? ये बीजाणु जनन द्वारा। किससे हो जाएगा दोस्तों? बीजाणु जनन द्वारा। 16 वाला क्वेश्चन जो है वह मनुष्य में भ्रूण का परिवर्धन होता है। तो भ्रूण का जो परिवर्धन होता है दोस्तों वो होता है गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17। इसमें एक फिगर दी गई है हमें और कहा है मानव की विभिन्न अंतरस्रावी ग्रंथियां ए और सी पहचानिए, यानी कि ए से लेकर सी तक को पहचानना है कि ए यहाँ पे किसको डिनोट करता है, बी यहाँ पे किसको डिनोट करता है और सी यहाँ पर किसको डिनोट करता है, ये आपको बताना है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, यानी कि जो ए है वो थायराइड ग्रंथि को दर्शाता है और जो बी है वो थाइमस ग्रंथि को दर्शाता है और जो सी है वो एड्रीनल ग्रंथि को प्रदर्शित करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। अपघटन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि असत्य बताना है हमें। तो इसका जो ए ऑप्शन है गर्म तथा आर्द्र वातावरण अपघटन के लिए अनुकूल होता है, ये बिल्कुल सही है। अपघटन की दर कम होती है यदि मृतोपजीवी में काइटिन तथा लिग्निन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो सी वाला ऑप्शन है इसका दोस्तों केचुए अपघटनकारी होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन जो है डी गलत हो जाएगा, यानी कि यही इसका आंसर भी होगा, यानी कि इसमें गलत ही पूछा है। मृदा स्तर में घुलनशील अकार्बनिक पोषकों का अवक्षेपण अनुपस्थित लवण के रूप में होता है जिसे खनिजीकरण कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 वाला है पादपों में जाइलम कार्य करता है। पादप यानी कि पौधों में जो जाइलम होता है वो किस चीज का कार्य करता है? वो जल का संवहन करता है, यानी कि जल को जड़ों से सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है पौधे के। दोस्तों 20वां क्वेश्चन जो हमारा है वो है मानव में श्वसन तंत्र में किस भाग को स्वर यंत्र कहा जाता है, यानी कि कौन सा भाग है जिसको स्वर यंत्र भी कहा जाता है? तो वो है दोस्तों लैरिंक्स। लैरिंक्स जो है इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको बहुत ही बुक में से छांट करके बताए गए हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये किस प्रकार से आपको समझ में आए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।